वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में कुछ हमने लिए। जब अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के हवाले से जो वीडियो है उसको जारी कर दिया गया है, जो कि शोल्डर कैम से बनाई गई है, जिसके अंदर अमेरिकन डेल्टा फोर्स के अहलकार जो हैं वेनेजुएला के सदारती पैलेस के अंदर दाखिल होते हुए वहाँ से लोगों को उठाते हुए गिरफ्तार करते हुए और ख़ास तौर पर वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके कमरे से बाहर निकाल कर घसीटते हुए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो के बाद दूसरी वीडियो न्यूयॉर्क की सड़कों पर है, जहां पर अमेरिकन डेल्टा फोर्स के अहलकार जो हैं वो उन्होंने मादुरो को एक ओपन वैन में बिठा रखा है, जहां पर जिसके पिछले दरवाजे खुले हुए हैं और न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट की सरेआम तजलील की जा रही है, जिसमें जो फौजी हैं वो इनफैक्ट मादुरो को खुली गाड़ी में बिठाकर इस बात का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदर किसी तरह की भी कार्रवाइयां करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ना सिर्फ ये कि जनाब निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया, उसकी तजलील की गई, बल्कि उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दीगर ममालिक जिनमें कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा शामिल हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई का इशारा देते हुए इस बात का इजहार किया गया कि जनाब अमेरिका के कदम अभी यहां पर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि अमेरिका अपनी कार्रवाइयों को खास तौर पर ये जो जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका है इस तक भी फैलाएगा और इन तमाम ममालिक के अंदर वो मुकामात जहां पर अमेरिकी मफादात मौजूद हैं, अमेरिका उन मफादात को हासिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट पर जाएगा। एयरफोर्स वन में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मर्तबा फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मर्तबा फिर ग्रीनलैंड के हवाले से इस बात का इजहार किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है और अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करेगा। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका के ये जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम हैं, ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अग्रेसिवली ये जो ताकत का इस्तेमाल है, खासतौर पर फौजी ताकत का, ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दुनिया के जो कमजोर ममालिक हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कैसे मुमकिन होगा। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वेनेजुएला जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं, जिसके पास ये जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं इसकी भी बड़ी तादाद मौजूद है और हज़ारों टन सोना भी वेनेजुएला के पास है, इसके बावजूद अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा पर नजरें जमाए क्यों बैठा है। और ग्रीनलैंड के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मुसलसल ग्रीनलैंड के हसूल पर उकसा रही है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब अमेरिका का इनफैक्ट असल एजेंडा क्या है। अगर आप गौर करें तो वेनेजुएला की कार्रवाई के मौके पर मैंने ही इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ वो इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, खास तौर पर वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि उसके पास ऑयल कितना है, उसके पास सोने के ज़खायर कितने हैं, लोहे के ज़खायर कितने हैं और ये जो नायाब ज़मीनी मादनियात हैं ये कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला के जो हमसाया ममालिक हैं, खास तौर पर कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको, यहाँ पर भी ये जो मादनियात हैं, खास तौर पर अर्थ मिनरल्स, इनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है। और इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा मकसद है वो चीन की खास तौर पर नायाब मादनियात के ऊपर अजारादारी का खात्मा है और यही वजह है कि वेनेजुएला से ये जो निकोलस मादुरो हैं इनको उठा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद वेनेजुएला के बारे में अमेरिकी पॉलिसीज अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ सकी, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको सदर के तौर पर काम करने का वेनेजुएलियन कोर्ट्स की तरफ से ऑर्डर मिल गया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स के बारे में उनका यह कहना है कि अगर वो
ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو ان کا حشر مادورو سے زیادہ خراب ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑے حملے کا وینزویلا کے اوپر اشارہ بھی دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو جناب ہم مزید جو فوج ہے وہ بھی ہم وینزویلا میں بھیجیں گے۔ وینزویلا کو چلانے کے حوالے سے اور وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ابھی تک یہ جو امریکی پالیسیز ہیں یہ واضح طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ البتہ وینزویلا کی حکومت پر اس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ تیل کے کنوؤں کا کنٹرول امریکی جو آئل کمپنیز ہیں ان کے سپرد کر دیں، اور امریکہ ہی وہاں سے تیل نکالے گا اور بیچے گا، اور اس شرط کے اوپر وینزویلا کی جو موجودہ عبوری صدر ہیں ان کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تصویر کا ایک پہلو ہے۔ اسی وجہ سے وینزویلین گورنمنٹ کو، خاص طور پر ان کی عبوری صدر کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ جو شولڈر کیم کی ویڈیو ہے اس کو جاری کیا گیا، اور اسی تناظر میں مادورو کی نیو یارک کے اندر یہ جو تضحیک ہے اس کی ویڈیوز کو بھی جان بوجھ کر اسی لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا تاکہ وینزویلین گورنمنٹ کو اپنے اشاروں پر نچایا جا سکے۔ یہ تصویر کا ایک پہلو۔ اگر ہم گرین لینڈ کی بات کریں تو یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آخر گرین لینڈ کے اندر آخر ایسی چیز کیا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو کہ جغرافیائی طور پر آرکٹک میں واقع ہے۔ سیاسی حیثیت کی اگر بات کی جائے تو یہ ڈنمارک کے ماتحت ایک خود مختار علاقہ ہے جس کی آبادی تقریباً 56,000 نفوس پر مشتمل ہے، اور اس کا رقبہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور اس رقبے کا تقریباً 80% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اب امریکہ یہ جو ایک ایسا ایریا جو 80% برف سے ڈھکا ہوا ہے اس کو حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے، تو یہ انفیکٹ آرکٹک کی اسٹریٹجک جنگ کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل کی یعنی گرین لینڈ نئی جیو پولیٹیکل فرنٹ لائن بن چکا ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے نتیجے میں برف کے پگھلاؤ میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کی شرح بڑھ چکی ہے، جس کی بنیاد پر نئے بحری راستے کھل رہے ہیں، اور جو ملک گرین لینڈ پر قابض ہوگا وہ عالمی تجارت اور عسکری نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکے گا۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ چین آرکٹک کو پولر سلک روڈ کہتا ہے۔ روس یہاں پر فوجی اڈے اور نیوکلیئر سب مرینز اور میزائل نیٹ ورکس کا اس کو ایک اس حوالے سے بڑا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ سمجھتا ہے۔ امریکہ گرین لینڈ کو چین اور روس دونوں کے خلاف ایک فرنٹ لائن بیس بنانا چاہتا ہے۔ اگر اس کے وسائل کی بات کی جائے تو گرین لینڈ میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق وافر مقدار میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس جس میں یورینیم، لیتھیم، تیل اور گیس اس جیسے معدنی ذخائر موجود ہیں، اور یہ وہی معدنی ذخائر ہیں جو کہ اسٹیلتھ طیاروں، میزائلز، بیٹریز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹرز میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وہی معدنیات ہیں جس کے اوپر چین کی اس وقت مکمل اجارہ داری ہے۔ امریکہ چین سے یہ معدنی انحصار ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت کی جو بھی حکمت عملی ہے اس کا جو مین یا کور پرپز ہے وہ تمام وسائل پر قبضہ کرنا ہے، چاہے وہ آئل اینڈ گیس کی صورت میں ہو، نیچرل ریسورسز کی صورت میں ہو، یا کرٹیکل ارتھ منرلز کی صورت میں ہو۔ امریکہ ان تمام وسائل پر چاہے وہ جہاں جہاں بھی موجود ہو دنیا میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور گرین لینڈ اس حوالے سے امریکہ کے لیے ایک نئی جو ہے نا امیدوں کے مرکز کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب ٹرمپ اگر آپ غور کریں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے ٹرمپ کی طرف سے گرین لینڈ کو دھمکائے جانے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں کھل کر کہا تھا وی وانٹ ٹو بائی گرین لینڈ، اور ڈنمارک نے اس موقع پر گرین لینڈ کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں ڈنمارک کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا تھا، اور بار بار بیانات میں کہا تھا گرین لینڈ از اسٹریٹجکلی وائٹل فار دی یو ایس۔
डेनमार्क कांट प्रोटेक्ट इट, यानी ये अमेरिका के मफादात के लिए ग्रीनलैंड का हसूल ज़रूरी है और डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर पाएगा। बुनियादी वजह यही है कि ग्रीनलैंड ट्रंप के नज़दीक रियल स्टेट और एक मिलिट्री एसेट है और डेनमार्क की जानिब से फ़रोख्त से इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा धमकाओ और सियासी ब्लैकमेलिंग के हरबों को इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि अब जो नई जो सूरत हाल डेवलप हुई है आइस मेल्टिंग के बाद, उसमें ग्रीनलैंड महज एक जजीरा नहीं रहा बल्कि ये 21वीं सदी का एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट बनकर सामने आया है। यहाँ पर चीन सरमायाकारी करना चाहता है, रूस यहाँ का अस्करी कंट्रोल हासिल करना चाहता है, जबकि अमेरिका मुकम्मल स्ट्रेटेजिक कब्जा चाहता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डेनमार्क को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इसी मीडिया ब्रीफिंग के अंदर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी, वहां पर उन्होंने रूस और चीन के हवाले से भी जिक्र किया कि जनाब इनके जो जंगी जहाज हैं, जो इनके वेसल्स हैं, वो ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर चीन और रूस को अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में इस्तेमाल किया और यही मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकी ऑडियंस को ये खतरे से आगाह किया जाए कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल नहीं करता तो वो अमेरिका के दुश्मन यानी रूस और चीन की गोद में जा गिरेगा और उसके नतीजे में अमेरिका की जो मुल्की सलामती है वो खतरे में पड़ जाएगी। और इसी वजह से ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश के इजहार के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज एंड रशियन वेसल्स हैव बीन स्पॉटेड नियर ग्रीनलैंड, ये जुमला उन्होंने जानबूझकर सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी अवाम को खतरे का एहसास हो। लेकिन ये सूरत हाल अपनी जगह पर डेनमार्क के वजीर आज़म की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इस बयान का जो है वो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसको मुस्तरद कर दिया गया है और डेनमार्क ने वाज़ेह किया है अमेरिका को कि जनाब हम नेटो के रुकन हैं और नेटो के रुकन होने की हैसियत से हमारी दाखिली सलामती को प्रोटेक्ट करना ये नेटो की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि आपके साथ हमने एक दिफाई मुआहदा भी कर रखा है और उस दिफाई मुआहदे के तहत आप हमारे दिफा के पाबंद हैं और इसी दिफाई मुआहदे की बुनियाद पर आपको ग्रीनलैंड के अंदर एक फौजी बेस बनाने की इजाज़त दी गई थी और इस फौजी बॉस जो है वो इस वक्त भी ग्रीनलैंड में मौजूद है और वहां पर अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम या उनके रडार सिस्टम्स मुसलसल 24/7 एक्टिव भी हैं, जो कि अमेरिका की कौमी सलामती को के खतरात को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। ये उनकी तरफ से पैगाम सामने आया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को टीज करना अब बंद करेंगे, क्योंकि अगर वो उसको जो है मुसलसल उसकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ सकते। देखें 303 बिलियन बैरल ऑयल उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तकरीबन 30 टन सोने के ज़खायर जो कि मौजूद थे वेनेजुएला में, उसको उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ वेनेजुएला से जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं उनको कब्जा जमाने की कोशिश की है और अभी तक वेनेजुएला ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने सर नहीं झुकाया। यही डेनमार्क की सूरत में हमारे सामने मामला आ रहा है और डेनमार्क भी अमेरिका के इस दबाव को खासतौर पर वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बाद झुकने से इनकार कर रहा है। तो मुझे जो है अगरचे डोनाल्ड ट्रंप से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो किस तरह के कौन जो है वो इकदाम कर लें, लेकिन अगर वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा जमाते हैं, कोलंबिया और मैक्सिको और क्यूबा के ऊपर अटैक करते हैं या वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये
امریکہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک بنے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو باقی ریجنل قوتیں ہیں وہ امریکہ سے دور ہو کر چائنا اور رشیا کے قریب رہنے کو فوقیت دیں گی، کیونکہ چین اور رشیا دونوں ہی اپنے وسائل، خاص طور پر چین اپنے وسائل کے بل پر لوگوں کو یا ممالک کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ لہٰذا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو توسیع پسندانہ یا وسائل پر قبضہ کرنے کی پالیسی آگے بڑھتی ہے تو پھر دنیا واضح طور پر دو بلاکس کے اندر تقسیم ہو جائے گی، اور دو بلاکس کے اندر تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے کے اوپر ہوں گے، اور یہ یقینی طور پر دنیا کی تباہی کا نقطہ آغاز ہی ثابت ہوگی۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔